हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं बात करने जा रहा हूँ एम एमटार टेक्नोलॉजी कंपनी का। माफ़ कीजिएगा, आज मेरी वॉइस थोड़ी सी ऑडियो में प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा आवाज़ गला ख़राब है। तो सब आज एमटीआर टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं। कल उसका डेट ऑफ अलॉटमेंट था और अलॉटमेंट हो चुकी होगी। क्विकली उसका जो समरी है, जो इस आईपीओ का है, एमटार टेक्नोलॉजी का जो समरी है, वो हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। ये आईपीओ 3 मार्च को आया था, 3 मार्च 2021 को आया था और इसका जो आईपीओ क्लोज हुआ है वो 5 मार्च को क्लोज हो गया और अलॉटमेंट 10 तारीख को हो चुका होगा, कल के डेट में। और रिफ़ंड जो मिलेगा, जो अगर अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट हैं उनका रिफ़ंड जो होगा वो 12 मार्च को होगा। और अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो जैसे आईपीओ में सक्सेसफुल हो गए तो आपको शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 15 मार्च तक। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है एमटार टेक्नोलॉजी में के आईपीओ में, वो है 16 मार्च को ये आईपीओ लिस्ट होगी स्टॉक एक्सचेंजेस पे। ये इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डेट शीट है इनका। 3 मार्च को आया था, 5 मार्च को क्लोज हो गया, 10 मार्च को अलॉटमेंट है, 12 को क्रेडिट होगा 12 मार्च को। और आईपीओ का जो लिस्टिंग होगा वो 16 मार्च को है। तो 16 मार्च जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है। और इसके साथ जो है ये शेयर, एक एक शेयर 574 से लेके 575 का प्राइस बैंड है। 575 आप मान के चलिए, 1 रुपये का फ़र्क है। 574 से 575 का प्राइस बैंड है और एक लॉट 26 शेयर्स का है, जो कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका टोटल कॉस्ट 14,950 का बनता है। तो हर एक रिटेल इन्वेस्टर 26 यानी एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, उससे ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन एक लॉट का कॉस्ट जो है 14,950 का है। और जो ये सब्सक्रिप्शन का स्टेटस है इसका, ये इसको बहुत ही अच्छा मार्केट में रिस्पांस मिला है। जो क्यू आई बी है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट बायर्स जो हैं, उन्होंने 165 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। एनएनआई 651 टाइम्स ये किया है। रिटेल इन्वेस्टर 28 टाइम्स अप्रॉक्स किया है। और टोटल अगर हम देखते हैं, सबको मिला के देखते हैं, तो अप्रॉक्स 201 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो ऑफ कोर्स इसके अलॉटमेंट में काफ़ी सबको नहीं मिलेगा, काफ़ी दिक्कत रहेगी। अगर आप लकी रहे तभी आपको जो है इसका अलॉटमेंट मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें समरी मैंने बताई आपको डेट की और इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस की। अब आ जाते हैं जो इनका बिज़नेस है एमटार टेक्नोलॉजी का, वो ये है कि ये तेलंगाना की कंपनी है। 1970 में ये पार्टनरशिप में बनी थी। कुछ लोगों ने, रेडीज़ ने इसे पार्टनरशिप में बनाया था 1970 में। और ये उसके बाद कंपनी में कन्वर्ट हुआ। कंपनी में कन्वर्ट होने के बाद ये 2020 का ये जो है इसमें आईपीओ आया है। तो आप समझ सकते हैं, पहले ये काफ़ी फैमिली ओन्ड बिजनेस थी और उसके बाद धीरे धीरे इसने प्रोफेशनलिज्म को अपनाया, प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी बनी और इनका प्रॉफिट भी धीरे धीरे और बिजनेस भी बढ़ता गया। ये जिस इंडस्ट्री में है, उस इंडस्ट्री में ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो डीआरडीओ है, इंडिया का डिफेंस को जो डील करता है, उनके साथ इनकी डीलिंग है। ब्लूम एनर्जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपनी है यूएस की, उनके साथ इनका काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन के साथ इनका काफ़ी अच्छा इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है। इसरो के साथ स्पेस में भी इनका ये जो है एक सीगमेंट है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो प्रिसीजन इंजीनियरिंग के अंदर काम करती है। प्रिसीजन इंजीनियरिंग का मतलब ये ऐसे कंपोनेंट बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है और उसको न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशंस को, डीआरडीओ को, इसरो को
ब्लूम एनर्जी को, सबको प्रोवाइड करती है, जो भी इनके क्लाइंटल हैं, जो कि मिशन क्रिटिकल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे इसरो अपना स्पेस सैटेलाइट छोड़ता है, या डीआरडीओ अपना जो है कोई डिफेंस इक्विपमेंट यूज़ करता है, तो उनको ये सप्लाई करता है। और मोस्टली अगर आप इसका बिज़नेस देखें तो लगभग 5 जो इनका क्लाइंटेल है वही इनका सब्सटेंशियल बिजनेस इनको दे देता है। तो ये एक रिस्क फैक्टर भी है इनके लिए कि अगर वो पार्टीज़ रिलेशन ख़राब हो जाता है, या कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की आ जाती है, या इसरो अपना पॉलिसी चेंज कर देता है, या कुछ इस तरह का होता है, तो इस कंपनी को एक रिस्क है, इनका बिजनेस लॉस हो सकता है, और ऑपरेशनल रिजल्ट है उस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, कैश फ्लो पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, यानी एडवर्सली इम्पैक्ट ये हो सकते हैं, क्योंकि इनका बिजनेस जो है वो कंसंट्रेटेड है। 5-6 जो मेजर प्लेयर्स हैं जिनका मैंने नाम बताया है, कुछ तो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, डीआरडीओ और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशंस, ये सब है। अब ये चीज़ है कि ये इनका बिजनेस समझना है। अब ग्लोबल पर कैपिटा जीडीपी जो वर्ल्ड का ग्लोबल जो है वो 1.7% इंक्रीज हुआ है 2014 से लेके 2019 तक, और इंडिया का जो ये पर कैपिटा जीडीपी है वो 4.8% इंक्रीज हुआ है, यानी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इम्प्रूवमेंट है, ग्लोबल से ज़्यादा है। तो हमें इस चीज़ को ये इसका प्रोस्पेक्ट क्या है वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और दूसरा क्या है कि जीडीपी का ग्रोथ, इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी का ग्रोथ 2001 से लेके 2011 तक 6.6% के हिसाब से बढ़ा है। और पॉपुलेशन अगर हम देखें 2001 से लेके 2011 तक, तो 1.8% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR से बना है, और इंडिया का जो गोइंग फॉरवर्ड है वो ऑलमोस्ट 1% के हिसाब से जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, और 1.5 बिलियन तक जाने की बात है 2035 तक। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंडियन इकोनॉमी में जो चेंजेस हैं, प्लस एक जो पैकेज है आरबीआई का और गवर्नमेंट का, जो बहुत ही बड़ा मैसिव पैकेज दिया गया है इकोनॉमी के अंदर, जिसमें लगभग में 20.9 लाख करोड़ का पूरा पैकेज दिया गया है, जिसमें आरबीआई कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज़ चेंज करके, गवर्नमेंट कुछ डायरेक्ट स्पेंडिंग बढ़ा के, लोन एंड एडवांसेस दे के, या कैश सिस्टम वगैरह बना के इकोनॉमी के अंदर एक मैसिव कैश इनफ्लो किया है। बैंकिंग चैनल के अंदर बहुत हैवी पैसा डाला गया है, यानी इंडियन इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी बहुत हाई हुई है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी एक मंदी के मार से गुजर रही थी, और दूसरा कोविड का जो इफ़ेक्ट पड़ा था पूरे इकोनॉमी पे, उससे बाहर आने के लिए गवर्नमेंट ने ये पैकेज दिए हैं, जिसको कि उन्होंने आत्मनिर्भर 1.0, आत्मनिर्भर 2.0 और आत्मनिर्भर 3.0 का नाम दिया है, और डिफरेंट पैकेज रिलीज़ किए हैं। और एक चीज़ आपको ये मैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपसे डिस्कस किया कि इंडियन इकोनॉमी किस शेप में है, बहुत ही शॉर्ट में आपसे डिस्कस किया है। ये प्रेसिजन इंजीनियरिंग का अब ग्रोथ कैसा है, चूँकि ये कंपनी प्रेसिजन इंजीनियरिंग के अंदर है, तो उसमें ग्रोथ का परसेंटेज कितना है, तो ये ग्रोथ है 6 से 7% CAGR इम्प्रूव ये बढ़ता है जो उनका इनकम है प्रेसिजन इंजीनियरिंग की। और इसके अंदर क्या है कि ये जो एमटार टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो यानी जो प्रेसिजन इंजीनियरिंग का डिमांड है, वो कौन कौन सा सेक्टर प्रेसिजन इंजीनियरिंग का डिमांड करता है। सबसे पहला जो यूज़र है, कंज्यूमर है प्रेसिजन इंजीनियरिंग का, वो है ऑटो कंपोनेंट। ऑटो कंपोनेंट जो कार और वैन वगैरह में जो पार्ट्स लगते हैं, कंपोनेंट्स लगते हैं, उसको ऑटो कंपोनेंट बोलते हैं, जैसा आप ऑलरेडी जानते हैं। तो प्रेसिजन इंजीनियरिंग में ये कंपनी है, इस इंडस्ट्री के अंदर है, तो ये ऑटो कंपोनेंट
बनाने वाली कंपनियां भी इनसे डिमांड करती है कि आप मुझे ये पार्ट्स बना के हमें दो। और नेक्स्ट जो सबसे बड़ा यूज़र है, कंज्यूमर है प्रेसिजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट का, वो है डिफेंस, उसके बाद है एरोस्पेस, उसके बाद अदर्स सेक्टर आ जाते हैं। यानी प्रेसिजन इंजीनियरिंग में क्या है कि वो कंपोनेंट्स बनते हैं जो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। अगर वो फेल हो जाता है तो पूरा मिशन अबॉर्ट हो जाएगा, पूरा मिशन फेल हो जाएगा। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसरो कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है और उसमें पता लगा कि कोई कंपोनेंट जो उसने यूज़ किया है वो काम ही नहीं किया या फेल हो गया एन वक्त पे जब लॉन्च का टाइम हो रहा था। तो ऐसे टाइम में ऐसे कंपोनेंट्स के अंदर जो मिस्टेक्स हैं वो नहीं के बराबर होना चाहिए। यानी जीरो टॉलरेंस का जो है वो उसमें पॉलिसी होता है कि हम उसके अंदर ये रिस्क नहीं ले सकते कि इसके अंदर मिस्टेक हो जाए या कोई इस तरह का जो है टेक्निकल ग्लिच आ जाए लास्ट मोमेंट में या कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाए। अब हम सॉरी, अब हम आते हैं कि ये जो प्रेसिजन इंजीनियरिंग के कंपोनेंट्स बनते हैं वो कितना एक्सपोर्ट होता है इंडिया से बाहर। तो जो इंजीनियरिंग टोटल प्रोडक्ट है, प्रेसिजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट उसका एक कंपोनेंट है, छोटा सा पार्ट है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से बाहर, उसमें प्रेसिजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट का जो परसेंटेज है वो 19 से 20% तक है। यानी ऑलमोस्ट 20% जो इंजीनियरिंग गुड्स और जो कंपोनेंट्स बाहर एक्सपोर्ट होते हैं उसका 20% प्रेसिजन इंजीनियरिंग का एक्सपोर्ट होता है। ये स्टैटिस्टिक्स है। और इसके साथ जो है वो प्रेसिजन इंजीनियरिंग का जो अमाउंट है वो लगभग एक्सपोर्ट लगभग 7 से 8 साल के अंदर 130 बिलियन डॉलर तक होने वाला है। ये हमारा ये इसमें कैलकुलेशन है। और इंडियन गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो जीडीपी का 17 से 18% है उसको 2025 तक 25% करने का ये प्लान है। यानी मैन्युफैक्चरिंग को एक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, कई तरह के गवर्नमेंट इनिशिएटिव हैं जो मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहा है। और आपको पता है कि ये कोविड और चाइना टेंशन के बाद इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का स्ट्रेटजी बना रहा है, एक प्लानिंग बना रहा है और ऑलरेडी काम स्टार्ट भी हो गया है। बहुत सारी कंपनियों को जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट भी दिया जा रहा है, इंसेंटिव दिया जा रहा है कि आप इंडिया के अंदर आओ, मैन्युफैक्चर करो, जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, जो अच्छे कंपोनेंट्स हैं, वो तमाम तरह की चीज़ें इंडिया में मैन्युफैक्चर करो। और इंडिया को एक फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड बनाने का प्लान है। तो उसमें जो है वो काम चल रहा है। तो ये जो चीज़ है गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्टिव है, इंडियन गवर्नमेंट जो 17 से 18% है जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंडियन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, वो 2025 तक उसको बढ़ा के 25% तक करने का है, जो 17-18% है आज की डेट में। तो ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके लिए। और ये जो कंपनी है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जिसमें कि बड़े ही क्रिटिकल कंपोनेंट्स जो भी लगते हैं वो उनको सप्लाई करता है। और वैसे तो आपको पता है कि फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर जो हुआ था, आपको पता होगा 2011 में जापान में एक जगह है फुकुशिमा। वहाँ पे क्या हुआ था कि एक बहुत ही बड़ा सुनामी आया था और सुनामी आने की वजह से जो जापान का न्यूक्लियर प्लांट था उसमें पानी घुस आया था। और उसके बाद जो है वहाँ पे विस्फोट वगैरह हुए, वहाँ पे डैमेज हुआ, पूरा शहर तबाह हो गया था। तो उसके बाद न्यूक्लियर प्लांट में क्या है कि उतना चार्म लोगों को नहीं रहा है। लोग जो है सेफ्टी कंसर्न की वजह से डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर न्यूक्लियर प्लांट को जो है उतना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो टोटल पावर जो जनरेट होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका 10% हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से
जनरेट करते हैं, 10%। और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी कई तरह के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, जो जिसको हम आप पढ़ेंगे इसका प्रोस्पेक्टस, तो PWR है, PHWR है, AGR, LWGR, ये डिफरेंट तरह के टेक्निक्स होते हैं जिससे कि हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और वो न्यूक्लियर एनर्जी हम सप्लाई करते हैं पूरे वर्ल्ड को। अब इसमें जो है, चूँकि ये कंपनी आर्म्स में भी एक्सपोर्ट करती है, आर्म्स के भी कंपोनेंट्स बनाती है, तो ये जानना ज़रूरी है कि जो ग्लोबल आर्म्स सेल है वो अभी इसका स्ट्रक्चर कैसा है। जो ग्लोबल आर्म्स का मार्केट है वो आज की डेट में $420 बिलियन का है, और उसमें सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, USA। 60% का शेयर है उस US का, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। और आप देखेंगे कि जो आर्म्स है वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कौन करता है, तो आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया फर्स्ट इंपोर्टर है, सबसे बड़ा इंपोर्टर है सऊदी अरेबिया ग्लोबल आर्म्स का इंपोर्टर, और सेकंड है इंडिया इंपोर्टर है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है और इस पे खर्च करता है। इंडिया का तो रीज़न हम सब लोगों को समझ में आता है कि ये दो हॉस्टाइल नेबर से घिरा हुआ है, पाकिस्तान और चाइना। इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा वो इंपोर्ट करना पड़ता है। हाल फिलहाल में S-400 सिस्टम इन्होंने रसिया से इंपोर्ट किया। कई ऐसे मतलब F-35 जो आज की डेट का मोस्ट सोफिस्टिकेटेड जेट फाइटर है यूनाइटेड स्टेट्स का, वो भी लाने की बात है। राफेल तो आप जानते ही हैं ऑलरेडी, कितने राफेल इंडिया ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका है फ्रांस से। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो इंडिया का डिफेंस स्पेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इंडिया जो है सेकंड मोस्ट इम्पोर्टर है, बिगेस्ट इम्पोर्टर है। तो ये सारी चीज़ें हैं एमटार टेक्नोलॉजी की। और ये कंपनी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि तेलंगाना बेस्ड कंपनी है, 1970 में स्टार्ट हुआ था, पार्टनरशिप से स्टार्ट हुआ था, और फिर धीरे धीरे कंपनी बन गई और ये सारी चीज़ें हुई, और आज के डेट में इनका IPO आ रहा है। और ये जो IPO का पैसा है वो ये बोरोइंग्स को ख़त्म करने में लगाएंगे, प्रोमोटर्स को पे बैक करने में लगाएंगे, और जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस को देंगे। तो हम समझते हैं कि एमटार टेक्नोलॉजी का जो IPO है उसके हर एस्पेक्ट को हमने आज टच किया, एनालिसिस किया। हालांकि आप मुझसे पूछेंगे तो ये शेयर मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है। वैसे ये वन ऑफ इट्स ओन काइंड है, इस तरह का और कोई कंपनी नहीं है। मिलती जुलती कंपनियां हैं, थोड़ा सा आइडेंटिकल बिजनेस हो सकती हैं, जैसे लार्सन एंड टुब्रो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्क करती है, गोदरेज एंड बॉयस है वो यूज़ करती है, और तेलंगाना में ही 6-7 ऐसी कंपनियां हैं जो प्रेसिजन कंपोनेंट बनाने में या प्रेसिजन इंजीनियरिंग के फील्ड में है। तो कंपटीशन भी इनको बहुत तगड़ा मिल रहा है। तो ये सारी बातें हैं एमटार टेक्नोलॉजी की। रिस्क फैक्टर भी हैं, बिज़नेस बहुत ज़्यादा एक जगह जो है वो है, और दूसरा 575 रुपया है, जबकि इनका ये जो अर्निंग पर शेयर है लगभग 10.5-11 रुपये का है। तो ये अगर प्राइस अर्निंग रेशियो देखें, PE रेशियो देखें, तो ये लगभग आपको 50 के अराउंड आपसे ये PE रेशियो का डिमांड कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ, ठीक है कि इसका बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट आने वाले टाइम में अच्छा है, और बिज़नेस ग्रो करेगा, डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ेगी, न्यूक्लियर पावर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये सब सारी चीज़ें होंगी, वो समझ में आता है। बट जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा प्राइसी है, बहुत एक्सपेंसिव है मेरे हिसाब से। तो इसीलिए वैसे अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप देखें तो 14,950 वन लॉट है, तो आप खरीद सकते हैं, खरीद के ले सकते हैं।
और काफ़ी लंबे समय तक वेट कर सकते हैं। आपको लंबे समय पे ये रिटर्न ही देगा। और जब भी आपको सेकेंडरी मार्केट के अंदर जब ये लिस्ट हो जाए, जब ये आपको कम प्राइसेस पे मिले, टिप्स पे मिले, तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि शेयर बहुत ही अच्छा है। मैं होप करता हूँ कि मैं आपसे एमटार टेक्नोलॉजी की सारी बातें डिस्कस कर चुका हूँ। अगर ये आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।